क्या ऐसा हो सकता है कि कोई लगभग 27 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाए और उस पर टैक्स एक भी रुपया नहीं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए पता लगाते हैं इस कमाल की फाइनेंशियल कहानी के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है इस नंबर से, 26 करोड़ 77 लाख रुपए। जी हाँ, ये वो प्रॉफिट था जो एक शख्स ने अपने शेयर्स बेचकर कमाया था। टेक्निकली इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब एक बहुत बहुत बड़ा मुनाफा। और अब वो हिस्सा जो सबको हैरान कर देता है, इतने बड़े प्रॉफिट पर टैक्स कितना दिया गया? जीरो, बिल्कुल जीरो, एक पैसा भी नहीं। यही तो सवाल है, ये हुआ कैसे? मतलब कोई भी जानता है कि इतने बड़े मुनाफे पर तो तगड़ा टैक्स लगता ही लगता है, तो फिर ये जीरो टैक्स का जादू हुआ कैसे? इस पहेली को सुलझाने के लिए ना पहले हमें ये समझना होगा कि ये 26 करोड़ की प्रॉब्लम आखिर थी क्या, और इसके लिए हमें कैपिटल गेन्स टैक्स को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, नॉर्मली रूल तो बड़ा सीधा सा है। अगर कोई शेयर्स या कोई और संपत्ति बेचकर इतना बड़ा मुनाफा कमाता है तो भाई टैक्स तो देना ही पड़ता है, सरकार को उसका हिस्सा जाता है, ये तो हम सब जानते हैं। और जिस प्रॉफिट की हम यहाँ बात कर रहे हैं उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि जब कोई अपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स को एक खास टाइम पीरियड से ज्यादा होल्ड करने के बाद बेचता है तो उस पर जो फायदा होता है, बस वही है ये। तो फिर टैक्स बचा कैसे? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी की, सेक्शन 54F। इसे आप कह सकते हैं प्रॉफिट को प्रॉपर्टी में बदलने का फॉर्मूला। तो इस केस में किया क्या गया? शेयर्स बेचकर जितना भी पैसा आया उस पूरी की पूरी रकम को लगा दिया गया कोलकाता में एक नया शानदार घर बनाने में। मतलब सारा पैसा री इन्वेस्ट कर दिया गया। ये पूरी स्ट्रैटेजी जिस कानून के दम पर काम करती है वो है इनकम टैक्स का सेक्शन 54F। ये कानून क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आप अपनी किसी लॉन्ग टर्म संपत्ति को बेचते हैं और उससे मिली सारी की सारी रकम को एक नए घर में लगा देते हैं तो आपको कैपिटल गेन पर टैक्स की छूट मिल सकती है। तो ये सेक्शन 54F का प्लान काम कैसे करता है? इसके ना बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी कोई लॉन्ग टर्म संपत्ति बेचो जो घर नहीं होना चाहिए। दूसरा, बेचने से जो भी पैसा मिले उसे पूरा का पूरा री इन्वेस्ट करो। तीसरा, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है? सिर्फ और सिर्फ एक नया घर खरीदने या बनाने में। और चौथा और सबसे जरूरी, ये सब कुछ एक तय टाइम लिमिट के अंदर हो जाना चाहिए। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। कहानी में एक ट्विस्ट तब आया जब टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पर अपनी आपत्ति जता दी। जी हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस महिला के दावे को सिरे से खारिज कर दिया, टैक्स छूट देने से साफ मना कर दिया। और बस यहीं से शुरू हुई असली कानूनी लड़ाई। तो डिपार्टमेंट की दिक्कतें क्या क्या थीं? उन्होंने 3 मेन पॉइंट उठाए। पहला कि जो नया घर था वो जॉइंट ओनरशिप में था। दूसरा, उनका कहना था कि घर का कंस्ट्रक्शन तो शेयर्स बिकने से पहले ही शुरू हो गया था। और तीसरा, जो पैसा शेयर से आया वो सीधा सीधा घर बनाने में इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो मामला पहुंचा कोर्ट, और फिर आया इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स, कोर्ट का वो फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसे ITAT भी कहते हैं, उसने एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा, सेक्शन 54F एक फायदेमंद कानून है और इसकी व्याख्या टैक्स पेयर की मदद करने के इरादे से खुले दिल से की जानी चाहिए। मतलब कानून का मकसद लोगों को परेशान करना नहीं है, बल्कि उनकी मदद करना है। यही सोच इस पूरे फैसले की नींव बनी। और कोर्ट का ये फैसला सच में एक गेम चेंजर था। कोर्ट ने एक एक करके डिपार्टमेंट के सारे ऑब्जेक्शन खारिज कर दिए। उन्होंने कहा, जॉइंट ओनरशिप, अरे बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कंस्ट्रक्शन पहले शुरू हो गया था, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और पैसा सीधा इस्तेमाल नहीं हुआ, ये भी जरूरी नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा कि सबसे जरूरी बात सिर्फ एक है कि बेचने से मिली कुल रकम 3 साल के अंदर अंदर एक घर में इन्वेस्ट हो जानी चाहिए, बस। ये टेबल देखिए, ये टैक्स डिपार्टमेंट की सोच और कोर्ट के फैसले का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। जॉइंट ओनरशिप पर डिपार्टमेंट ने कहा नहीं चलेगा, कोर्ट ने कहा बिल्कुल चलेगा। कंस्ट्रक्शन पहले शुरू होने पर डिपार्टमेंट ने कहा आप डिस्क्वालीफाई हो गए, कोर्ट ने कहा ये कोई रुकावट ही नहीं है। और फंड्स के इस्तेमाल पर जहां डिपार्टमेंट डायरेक्ट यूज की बात कर रहा था, वहीं कोर्ट ने कहा ये जरूरी नहीं है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? इसका सबसे बड़ा सबक है प्लानिंग की ताकत। देखिए, ये केस सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये एक जबरदस्त मिसाल है कि स्ट्रैटेजिक टैक्स प्लानिंग क्या कुछ कर सकती है।
ये दिखाती है कि अगर टैक्स कानूनों की सही समझ हो तो ये कितना बड़ा फाइनेंशियल टूल बन सकता है। तो यहाँ हमारे सामने दो रास्ते साफ दिखते हैं। एक रास्ता है बिना प्लानिंग का, उस पर 26.77 करोड़ के मुनाफे पर एक बहुत भारी टैक्स बिल आ सकता था। और दूसरा रास्ता है स्मार्ट प्लानिंग का, जिस पर चलकर उसी 26.77 करोड़ के मुनाफे पर 0 टैक्स लगा और ऊपर से एक नई बड़ी प्रॉपर्टी भी हाथ आ गई। फर्क साफ है। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ऐसी और कितनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं जो हमारी नज़रों के ठीक सामने हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही। शायद अब वक्त है उन्हें खोजने का।